उनका गणेश जी का नाम लेकर चालू करते हैं। दोनों सांस लेकर अपनी थर्ड आई को पे कंसंट्रेट कर लें। गणेश जी को विजुलाइज करें और दंडवत प्रणाम होकर सांस गहरी भरकर ओम तम धीरे धीरे छोड़ दें। चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप लिख लेंगे, आखिरी में उनको ले लेंगे। गीता जी भी आ गई। चलिए अपने आप को म्यूट कर लें तो अपन चालू करते हैं। अपन 6-7 मिनट डिले हैं वैसे ही। तो अपन ज्योतिष में मैं कुछ कुछ चीजें शेयर करता जाता हूँ और उसके बाद अपन पूरा जो सनातन है और जो ज्योतिष है वो पूरा वेदों पर है। और वेदों वेदों को अपन ईश्वरीय वाणी बोलते हैं। ये वेदों में मुख्यतः अपन ने प्रकृति की बात की है और प्रकृति द्वारा क्रिएट हुई ऊर्जाओं की बात की है। तो अपने वेदों के 6 अंग अपन मानते हैं। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है और छंद है और छठवां ज्योतिष है। अब बाकी चीजें तो इसमें जो छंद है, निरुक्त है, व्याकरण है। अब आप एक भाषा का व्याकरण कितना बड़ा हो सकता है, इसके बारे में कई लोग आप देखते होंगे पीएचडी भी करते हैं, मेरे भी संपर्क में हैं जो कर रहे हैं। तो एक भाषा का व्याकरण कितना हो सकता है, मतलब एक भाषा से कितना वाइब्रेशन निकलता है और कितनी उससे जो वाइब्रेशन होने के कारण फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। तो अपने जो 4 वेद हैं उनके 6 अपने ये अंग हैं। क्योंकि ज्योतिष अगर अपन पहली बार पूछते हैं तो भाई ज्योतिष आखिरकार है क्या, और प्रश्न पूछा जाना चाहिए क्योंकि प्रश्न पूछने के आधार पर पूरा सनातन टिका हुआ है। पूरे हमारे जो हमारे उपनिषद हैं वो प्रश्नों के आधार पर ही हैं। प्रश्न के उत्तर में जो उत्तर आता है उसके फिर प्रति उत्तर में प्रश्न पूछा जाता है और फिर जो विषय होता है उसकी गहराई तक हम जाते हैं। तब हमको समझ में आता है कि कोई चीज है कि नहीं है। तो पहला प्रश्न आता है कि ये शास्त्र, मतलब ये जो अपना ज्योतिष शास्त्र है, ये तार्किक है कि नहीं है। और दूसरा आता है कि क्या इसमें मनोविज्ञान है केवल, या और भी कई प्रश्न अपने दिमाग में आ सकते हैं और आना ही चाहिए। क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं आएंगे तब तक जवाब नहीं मिलेगा। तो अपन माना ज्योतिष को एक चीज बात मान लें कि ज्योतिष समय चक्र जो होता है इसका ज्ञान करना, और जो प्रकृति है उसमें जो समय चक्र चल रहा है, जो गोचर चल रहा है, जो चीजें हो रही हैं उसको उसको बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करना। तो इसमें हम देखेंगे कि अपने इसको ज्योतिष बोलेंगे। तो अब थोड़ा सा वेद पे एक देखना। तो अपना पहला वेद है ऋग्वेद, ये सबसे पुराना है। और इसमें संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में कई देवताओं के आराधना के मंत्र हैं। ध्यान रखना आप, देवताओं के आराधना करते हैं उनके मंत्र। और मंत्र में आरोह और अवरोह, मतलब डाउनवर्ड जाना, अपवर्ड जाना, इन सब बातों का बहुत ध्यान रखते हैं। क्योंकि जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो वाइब्रेशन है वो ऊपर जाकर उसी वाइब्रेशन से जुड़ती है, उसी
फ्रिक्वेंसी से जुड़ती है। और उसी को फिर हम जैसे बीज मंत्र भी बोलते हैं, और अलग अलग जगह पे ये मतलब अलग अलग चीजों के मंत्रों के बारे में ज्यादा बात की है। ये सबसे पुराना है। इसका उपवेद आयुर्वेद है। उसका एक पार्ट जो रहेगा वो अभी आगे आगे हमारी और भी क्लासेस रहेंगी। मैं पहले बता दूं कि जो पहली बैच के जितने भी लोग रहेंगे उनको एंट्री एट विल रहेगी और फीस एट विल रहेगी। मतलब आप आइए, आपको फीस देना है, आप संतुष्ट होते हैं तो दें, ना ना देना हो तो ना दें, जैसी मर्जी, पर एट विल रहेगी। तो इसमें हम जो इसका जिसका आयुर्वेद है, इसमें हम किसी जो कोर्स करेंगे उसमें किसी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर को भी शामिल करेंगे, और फिर तत्वों पर बात करके इन चीजों को करेंगे। आगे आएगा कोर्स ही अपना। अब दूसरा जो यजुर्वेद आता है, इसमें अलग अलग यज्ञों का उल्लेख है। यज्ञ को हम साधारण नहीं मान सकते। हमारा अ, जो मंत्र के साथ हवन भी करते हैं, तो मंत्र मंत्र की वाइब्रेशन और अग्नि में डालना, और अग्नि अपवर्ड एनर्जी है, ध्यान रखिए। अग्नि अपवर्ड एनर्जी है, मतलब वो ब्रह्मांड में जा रही है। जैसे जल पृथ्वी में जा रहा है, वैसे अग्नि ब्रह्मांड में जा रही है। तो उसके साथ हम वाइब्रेशन को मिलाते हैं, और फिर उन चीजों को ब्रह्मांड को दे देते हैं, और तब हमारे उसके साथ कनेक्शन बनता है। इसका धनुर्वेद है। धनुर्वेद में अपने को, चूंकि इसका कोई विषय नहीं है तो ना इसमें आगे अपन जाने वाला, ये युद्ध के लिए उपयोग होता था। अब ये सामवेद, जो सामवेद है, मैं इसमें मंत्रों को, ऋचाओं को कैसे पढ़ें कैसे करें, इसकी सबकी विधि है। और इसमें सब कर्म कांडों की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। पर इसका उपवेद की अपन करेंगे। उपवेद में इसमें गंधर्व वेद, जो गंधर्व वेद है, इसमें नृत्य संगीत गायन इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। जब इसके बारे में हम जानेंगे तो पता चलेगा कि कई बीमारियां, कई समस्याएं हमारी इन्हीं कारणों से ठीक हो जाती हैं। आगे जो कोर्स आएंगे उनमें एक अपना ये भी रहेगा, संगीत के माध्यम से, गायन के माध्यम से समस्याओं को ठीक करना। अथर्ववेद जो है चौथा है अथर्ववेद। इसमें जीवन और समाज के नियमों का पूरा संकलन है। मतलब नीति शास्त्र है एक तरीके से बोल लें। इसमें पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण, इन सब के बारे में बताया है, और कैसे मुक्त हुआ जाता है इसके बारे में बताया है। इसमें ज्योतिष को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रतिपादित किया है। इस इसमें अथर्ववेद में सबसे अच्छा ज्योतिष को प्रतिपादित किया है। इसका बहुत उपयोग होता है। और इसका स्थापत्य वेद है। स्थापत्य वेद पूरा आधार है आपका, जो अपना वास्तुशास्त्र होता है उसका। तो जब हम यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं ग्राम की रचना, घरों की रचना कैसे होती है, और प्रकृति के अनुरूप होती है कि नहीं, बिल्कुल ध्यान रखिए, हम प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकते। हमारी क्षमता नहीं है कि हम प्रकृति के विरुद्ध जाएं, और जैसे ही प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं हम सारी समस्याओं में आते हैं। अब अब जो अपन देखते हैं कि ज्योतिष होने की कुछ कुछ योग्यताएं होना चाहिए। पहली चीज तो सद्गुणी होना, और थोड़ा शास्त्रीय ज्ञान होना। गणित का उपयोग बहुत होगा। आगे भी आगे भी अपन करेंगे, तो जब गोचर देखेंगे तो उसमें गणित का उपयोग बहुत होता जाएगा, क्योंकि हम डिग्री पे जाते जाएंगे, तो उन सब चीजों का उपयोग होगा। फिर भूगोल का उपयोग बहुत होगा, कौन सी चीज कहाँ पर है उसका होगा। खगोल का होगा। खगोल मतलब कोई भी ग्रह कैसे मूव करते हैं और कैसे मूव कर रहे हैं। जैसे अगर ध्यान हो तो मैंने एक बार एक फोटो डाली थी ग्रुप पे, जिसमें मैंने बताया था कि देख, शनि और चंद्र बिल्कुल आसपास आ गए हैं, और ये कई लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये सब चीजों का हमको होना। रंगों का बहुत महत्व होता है, बहुत ज्यादा महत्व होता है। इंद्रधनुष अपन ने देखा होगा, बरसात में दिखता है। और नहीं देखना तो आप कभी 7, 7:30, 8, मतलब सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर सूर्य को जल दें, जल के आर पार देखें, और उसके बाद सूर्य को देखते रहें, 3, 4 मिनट, 5 मिनट देखते रहें, उसके बाद आंख बंद करें। आपको रंग दिखने लगेंगे, कई रंग आपको दिखने लगेंगे।
ऐसा, क्योंकि रंग में ऐसे इंद्रधनुष के रूप में जो ऊर्जा बह रही है वो इंद्रधनुष है, वो 7 रंगों की है। वही 7 रंग हमारे अंदर भी हैं। ये मैं बार बार दोहराऊंगा आपको, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, मतलब जैसा हमारे अंदर है वैसा ही ब्रह्मांड में है। तो ये रंगों का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये रंग हमारे वास्तुशास्त्र में भी बहुत ज्यादा काम आएंगे। इसमें कई ज्योतिष में कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का बहुत उपयोग करना है। कोई चीज तार्किक है कि नहीं है, हवा में कोई भी बात कह देना नहीं। कोई चीज तार्किक है तभी वो ठहरेगी, अन्यथा वो नहीं ठहरेगी। और फिर कल्पना, कल्पना करना। अब कोई आता है, कोई व्यक्ति जो जो आपका कोई सामान्य नौकरी कर रहा है, उसको हम बोलें कि तुम 100 करोड़ रुपया कमा लोगे, तो ये कोई मतलब बिल्कुल कल्पना से बाहर है। वो बोलेगा मैं कहाँ से, भाई अच्छा समय आएगा भी तो मैं कहाँ से 100 करोड़ रुपया कमाऊंगा। हाँ, अगर कोई अंबानी जैसे लोग आते हैं, अपन उनको बोलेंगे आप 1000 करोड़ रुपया कमाने वाले हो, तो समझ में आता है। तो अपनी कल्पना शक्ति को, तार्किक शक्ति को, इसको बैलेंस करके अपन चीजों को आगे बढ़ेंगे। थोड़ा अर्थशास्त्र का भी ज्ञान, भाई 2 गुणित 2 4 होते हैं, और ये पैसा कहाँ से आता है कैसे जाता है, ये थोड़ा भी ज्ञान अपना होना चाहिए। हम इसमें रत्न की बात करेंगे, रत्न। तो इसी कोर्स में हुआ तो संभव हुआ तो मैं इसी कोर्स में ले लूंगा कि रत्न आखिरकार बनते कैसे हैं। रत्न अगर जैसे बनते हैं, स्वाभाविक है भाई वो किसी ना किसी के साथ तो जुड़ते होंगे। अब जैसे बोलते हैं पुखराज पहनो गुरु के लिए, या डायमंड पहनो, या कोई भी पहनो, रूबी पहनो, जो भी पहनो, तो वो बनता कैसे है आखिरकार, वो जैसे अपने को पता चलेगा वो बनता ऐसे है। तो इसके बारे में हमको ज्ञान होना कि अलग अलग पत्थर, अलग अलग क्रिस्टल वो बनते कैसे हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा, एक ज्वालामुखी फटा है, वो इथोपिया में फटा है, हमसे करीब शायद 4000 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसकी धूल के कारण दिल्ली और भारत में भी प्रॉब्लम हुई। वो 2 दिन तो सूर्य महाराज ने दर्शन नहीं दिए। उसकी धूल आ रही थी, उसकी क्या बादल आ रहे थे। तो इनमें इतनी ज्यादा शक्ति होती है, तो हमें जमीन के अंदर की चीजों का भी ज्ञान रखना पड़ेगा। अब सनातन अपने यहाँ कर्मों को बहुत महत्व दिया है, मतलब पूरा आप गीता जी देखो तो पूरा एक अध्याय ही कर्मों का है। कर्म लेकर ही चलेंगे, क्योंकि बार बार वो है कि आत्मा मर नहीं रही। आत्मा मतलब वो ऊर्जा जो हमारे हार्ट बीट को, जितना भी ऊर्जा देना है हार्ट बीट को चला रही है। तो वो ऊर्जा तो मरेगी नहीं, क्योंकि ऊर्जा ना पैदा होती है ना मरती है। तो वो ऊर्जा पैदा नहीं होती, तो उस ऊर्जा के साथ हमारे पिछले जन्म के कर्म आते हैं। और हमें पिछले जन्म से एक समझ लीजिए कि एक पासबुक मिलती है जिसमें एंट्रीज ऑलरेडी हैं, जिसमें एंट्रीज काय की हैं हमारे कर्मों की, जो हम पिछले जन्म में कर चुके हैं, अच्छे तो भी खराब तो भी। अगर अच्छे हमने किया है तो उसका फल इसमें मिलेगा, और खराब है तो भी मिलेगा। अब ये संचित जो कर्म है वो प्रारब्ध, ये प्रारब्ध डिसाइड करेंगे आपके। अब संचित कर्म जो है, जो हम इकट्ठा करते हैं, संचित मतलब इकट्ठा करना, और जो इकट्ठा हुए हैं वो कर्म जिनका भी हमने किया है, और उनका फल मिलना भी हमको शेष है। और पिछले जन्म का फल भी सम्मिलित रहता है। इसको हम अपवर्ड करेंगे, अगर कोई अच्छी चीज है उसको और अच्छा बनाएंगे कि वो चीजें और अच्छी हो जाएं। जैसे अच्छा समय आता है तो जैसे अपन बोलते हैं, जैसे हमको तो पता रहेगा, ज्योतिष के रूप में हमको पता रहेगा कि इनका अच्छा समय आने वाला है। उस समय उनसे बोलेंगे कि और आक्रामक हो जाओ, और आक्रामक होकर काम करो। और खराब समय आने वाला है तो उनसे बोलेंगे भाई भैया थोड़ा शांति बनाए रखो, उसके बाद करना, है ना। क्रियामान, इसके ये कर्म ये जीवन में जो हम करते रहते हैं, और इसके कारण अपने प्रारब्ध को प्राप्त करते हैं। और प्रारब्ध में कई बार परेशानियां आती हैं, तो हम उन परेशानियों को कम करते हैं। कई बार हम उसका उपाय करते हैं, और उपाय भी कैसे, हम बिल्कुल चीजों को जब बेसिक समझ लेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमको साफ दिख रहा है किसी का एक्सीडेंट होने वाला है या उसका खून निकलेगा, ये हमको पता रहेगा कि इसका एक्सीडेंट होने वाला है, और वो अस्पताल में एडमिट होगा कि हमको साफ दिख रहा है। तो हम उससे बोलेंगे कि भैया जाओ ब्लड टेस्ट करवाओ, वहां बैठकर खाओ पियो, पानी पियो वहां का, और पानी लेकर आ जाओ, और पानी रोज
2 चम्मच पानी अपने उसमें मिलाकर पियो। हम जल का बहुत अधिक उपयोग करेंगे, ध्यान रखिए। पृथ्वी पर भी जल 75% है, हमारे शरीर में भी जल 75% है, तो हम उसका उपयोग कर लेंगे ठीक से, तो काफी चीजें अपने आप ठीक रहेंगी, है ना। ये सब चीजें अब आएंगी। अब हम सोचें कि ये आखिरकार पृथ्वी काम कैसे, हमारा सूर्यमंडल काम कैसे कर रहा है। तो ये पूरा जो एक, जो हम जो ब्रह्मांड है, जिसको बोलते हैं कि हम आकाश गंगा, ये आकाश गंगा में ये पूरी ऊर्जाएं बह रही हैं। अब इस ऊर्जा में यहाँ कहीं हमारा भी, कहीं भी होगा एक सूर्य है, मतलब इतनी बड़ी ऊर्जा है ये एक बिंदु से निकली हुई इतनी बड़ी ऊर्जा है, वो बह रही है। सूर्य खुद भी चक्कर लगा रहे हैं, ध्यान रखिए। सूर्य स्थिर हमको दिखते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वो भी चक्कर लगा रहे हैं इस बिंदु का। फिर से वही बात हो गई, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो हम जैसा ब्रह्मांड है वैसे ही हम हैं, वैसे ही सूर्यमंडल है और वैसे ही हम हैं। तो ये जो यहाँ कहीं हमारा कोई एक सूर्य है, और सूर्य में, सूर्य जो चक्कर लगाता है उसकी बहुत धीमी है, वो मतलब अभी 3-4 चक्करों की बात होगी, क्योंकि पृथ्वी उनका चक्कर लगा रही है, पृथ्वी अपने आप घूम रही है। वो सब आगे अपन देखते जाएंगे तो अपने को ग्रहों की शक्ति और वो सब मिलती जाएगी। अब ये जो सूर्यमंडल है, अब सूर्यमंडल के 6 ग्रह हैं। पास है बुध, देखो आप, ये बिल्कुल बिल्कुल पास है, मतलब स्वाभाविक है, पास है। तो 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। उसके बाद आप देखो, बुध के बाद शुक्र आता है ना, वीनस है। तो वीनस 224 दिन में। उसके बाद हमारा नंबर आता है पृथ्वी का, ये है हम। उसके बाद आता है नंबर पृथ्वी, मार्स का। मार्स, ये मार्स है, उसके बाद मार्स का। मार्स के बाद जुपिटर, और जुपिटर के बाद सबसे दूर जो है वो है सेटन। सेटन सबसे बीच में सूर्य है, और सबसे भारी लेकिन सेटन है। इनकी बैलेंसिंग होती है। ये जो बैलेंसिंग है ये बहुत जबरदस्त है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है तब उसके अंदर प्राण नहीं होते हैं। जब उसको रुलाया जाता है, उसको थपथपाया जाता है, पाँव में थपथपाते हैं, पीठ में थपथपाते हैं, तब वो रोता है और उसके अंदर प्राण आते हैं। तो ये जो बैलेंसिंग का काम है ये सूर्य करते हैं। मतलब इसको हम जैविक अ, ग्रह बोलते हैं। ये जैविक ग्रह है, जीवन देने वाला ग्रह है। और ये अगर किसी का खराब होगा तो इसको भी हम ठीक करेंगे, आगे हम देखेंगे कैसे ठीक करना है। लेकिन सब बहुत महत्वपूर्ण ग्रह ये है। शनि जो है, सैटर्न, ये सबसे दूर है। सबसे दूर है मतलब जीवन के सारे कर्म कर लिए आपने, फिर वो कर्मों की सजा देना, ये देना, वो सब बताते हैं। तो आपको शनि को कैसे कंट्रोल करना है वो सब चीजें अपन देखेंगे, और शनि आखिरकार चाहते क्या हैं। क्योंकि एक बात पक्की है कि सूर्य अगर चाहते हैं कि आप बिल्कुल अनुशासन में रहो, तो शनि भी चाहते हैं कि आप अनुशासन में रहो। तो आप शनि को कैसे कंट्रोल करते हैं, फिर हम आगे देखेंगे साढ़े साथी की हम क्या कैसे ठीक करें, क्योंकि साढ़े साथी में बहुत ज्यादा शनि पावरफुल हो जाते हैं, है ना, ये सब। और हर ग्रह कुछ ग्रहों के, मतलब मैं उपग्रह के नहीं जा रहा, जैसे चंद्रमा हमारा है, मैं डिटेल में बहुत नहीं जा रहा हूँ। अपने गुरु के भी हैं, सैटर्न के भी हैं, तो इनके डेज लिखे हुए हैं कि कितने साल कितने महीने में ये चक्कर लगाते हैं। हमारा जो चंद्रमा है, ये बहुत ट्रिकी प्लेनेट है, बहुत ज्यादा ट्रिकी है। हाँ, एक मिनट, मैं एक चीज भूल गया कि ये जो चक्कर लग रहा है, ये सूर्य के 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे लग रहा है। आई रिपीट, ये 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे लग रहा है। तो जो कोणीय कोणीय दूरी बन रही है, उसके कारण, कोणीय दूरी जो एंगुलर जो बन रहा है, उसके कारण जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और अच्छे और खराब होते हैं, है ना। तो ये हमको कोणीय दूरी इससे, मतलब 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे होती है। अब ये आप चंद्रमा देखें। चंद्रमा हमको अभी शायद आज 11 है, 11 के बाद अभी पूर्णिमा आएगी।
तो पूर्णिमा में फुल मून हो जाता है कि ये मतलब पूरा उनसे दूर हो गया, सूर्य से दूर हो गया, तो पूरी रोशनी उनके ऊपर पड़ने लगी। 15 दिन में ये कम होता है, फिर 15 दिन में बढ़ता है। कम होने वाले पक्ष को कृष्ण पक्ष और इसको बढ़ने वाले को शुक्ल पक्ष बोलते हैं। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मून है, वो मून भी 5 डिग्री के अंतर से घूम रहा है। अच्छा, ये जो मैंने 9 डिग्री का बताया कि ये भचक्र है अपना, ये 9 डिग्री पे ऊपर और नीचे ये भचक्र हो रहा है। हमारा जो चंद्रमा है, वो ये एक समतल पे नहीं घूम रहा। चंद्रमा पृथ्वी के साथ समतल पे नहीं घूम रहा, इस तिरछे में 5 डिग्री पे घूम रहा है। और जो ये काटता है जिस जगह पे, मतलब जहां से ये काटेगा, कहाँ कि काट कर, तो उसको बोलेंगे केतु। जहां से काट कर एक नई शुरुआत होगी, तो हमेशा केतु को बोलते हैं कि वो काटता है लेकिन एक नई शुरुआत देता है। केतु काटेगा और नई शुरुआत देगा। मतलब केतु हमेशा काटेगा, मतलब खत्म होगा, ठीक है, लेकिन काटेगा और फिर नई शुरुआत देगा। और राहु आगे जाकर, ये जो पॉइंट होगा आगे वाला जो पॉइंट है, वो राहु रहेगा। राहु अनंत है, राहु बढ़ाएगा चीजों को, क्योंकि वो बढ़ते क्रम में है। तो ऐसे ये जो है, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अगर जब चंद्रमा को हम मन मानते हैं, तो और मन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे ऋषि मुनियों ने दी। सेकंडली, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, तब एक एनर्जी आनी पृथ्वी पे बंद हो जाती है। वो किसी की भी हो, वो जिसकी भी एनर्जी आनी बंद होती है, उसका बहुत लंबे समय तक प्रभाव रहता है। ये अभी आप देखेंगे, अभी ग्रहण इस साल 2026 में कौन कौन से ग्रहण पड़ने वाले हैं, उसका भी क्लासेस के दौरान ही पता चलेगा। तो हम देखेंगे उसका कैसे कैसे अंतर आता है। ये मतलब अपन ने पहले भी जाना कि राहु हमेशा चीजों को बढ़ाएगा, केतु कट करेगा और नई स्टार्ट करेगा। अब एक चीज आपने अगर ध्यान दी हो कि हम लोग हमेशा गणेश जी से ही प्रारंभ करते हैं। तो मैंने अभी डाली है कि नहीं डाली, में सबसे आखिरी में शायद होगा कि 9th हाउस जो होता है, नौवा घर, जो 30-30 डिग्री के, अभी हालांकि वहां पे नहीं पहुंचे हैं, 30-30 डिग्री में जो नौवा हाउस होता है वो पिता का हाउस होता है। पिता के हाउस का पहला नक्षत्र जो होता है, उसका स्वामी केतु होता है। वो मूला नक्षत्र होता है। मूला नक्षत्र के का स्वामी केतु है। और हम उसको पिता का मानते हैं कि भाई पिता से तो जब कट गई एनर्जी, उसके बाद 8वां हाउस हम हाउस ऑफ डेथ मानते हैं कि वहां से चीजें खत्म हुई और फिर चीजें स्टार्ट हुई, रीस्टार्ट हुई, क्योंकि वो 9th हाउस पिता का होता है। और मूल जो है, मूला नक्षत्र जो है, वो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जो बिंदु है, उससे कोइंसाइड करता है, उसके साथ मिलता है। इसलिए उसको 9th हाउस में रखा है। और वहां से हम लोग हमेशा चीजों को देखते हैं। सेकंडली, हम लोग जो गणेश जी को पूछते हैं कि गणेश जी एक कटा हुआ सिर, केतु, उसके ऊपर हाथी का सिर। हाथी का सिर मतलब विजडम होता है, गुरु का वो रूप होते हैं। तो गुरु का रूप रखा हमने इस पर, एक कटे हुए सिर पर, कि नई स्टार्ट कर रहे हैं और एक विजडम के साथ कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा गणेश जी का पूजन के साथ चीजें चालू करते हैं। अब अब ये पूरी जो ऊर्जा होती है, ये पूरी प्रकृति काम करती है, त्रिगुणात्मक है। जैसे पैदा होना, जीना और मरना, अच्छा, सामान्य, खराब, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो जमीन के अंदर से आ रही है वो अपवर्ड एनर्जी है। जो अपवर्ड एनर्जी का भी मैंने बताया कि एक ज्वालामुखी फटा है, ऐसी अग्नि आती रहती है। इसका इसका अपन एक ध्यान करेंगे तो इस अपन जमीन की अग्नि के टुकड़े से, जो जमीन भी अग्नि का एक गोला है, उससे अपन जुड़ेंगे। उसमें आप करना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ऊपर से जो वाइब्रेशन आ रही है वो शक्ति है। तो हम बोलते हैं ना, जैसे देवी माँ को शक्ति स्वरूप है, तो ऊपर से जो आ रही है वो शक्ति स्वरूप है। ये दोनों जब मिलती हैं, तब ये होती है हमारी कुंडली। यहाँ जहाँ भाव मिलते हैं, ये कुंडली होती है।
है ना? ये अलग अलग हाउसेज होते हैं फिर कि उसमें हाउसेज में क्या क्या है। अब हम आते हैं अगला। अच्छा, एक चीज आप देखिए कि क्या सूर्य ईस्ट से उगते हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं। हमारी पृथ्वी घूमकर जहां पहुंचती है वो ईस्ट है। हमारी पृथ्वी घूमकर जहां पहुंच रही है वो ईस्ट है, क्योंकि सूर्य तो स्थिर है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि भाई भाव स्थिर रहते हैं, राशियां बदलती हैं। राशियां क्यों बदलेंगी? क्योंकि जहां जन्म हुआ वो अलग दिशा है। और भाव क्यों स्थिर रहेंगे? क्योंकि भाव ईस्ट में पहला भाव रहेगा। ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली में ईस्ट का पहला भाव रहेगा। पहली राशि भी उनकी ईस्ट में ही रहेगी। हमारा जो चेहरा बोलते हैं वो, हमारा लगन बोलते हैं, जहां भी हमारा जन्म होता है, जैसे हमारा जन्म यहाँ किसी ऊर्जा ऊर्जा आई यहाँ पे कोई ऊर्जा आती है तो ये यहाँ से ईस्ट में सूर्य है, ये वेस्ट में होगा, सबसे दूर होगा, यहाँ पे ऊर्जा जन्म लेती है। ऐसे करके सब चीजें होती हैं, और त्रिगुणात्मक है ये पूरी चीजें। और इस जो त्रिगुणात्मक है, ये जो तीन चीजें होती है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसके कारण ही इसका आप कॉम्बिनेशन बनाइए, अच्छा सामान्य खराब, तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा वो हमेशा सात बनेगा। तो हमारे दिन भी सात ही होते हैं, रंग भी सात ही होते हैं, चक्र भी सात ही होते हैं। तो ये जो सेवन की जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे लिए बहुत हो जाती है। अब हम आते हैं जो हाउसेज रहते हैं, हाउसेज में आपके नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। पहले नक्षत्र देख लें, क्योंकि ये जो घूम रहे हैं यहाँ पे खूब सारे अपने ग्रह घूम रहे हैं, पर यहाँ पे इतने सारे और भी प्लैनेट ये घूम नहीं रहे, ये स्थिर हैं। इनके पास नाभ की ऊर्जा बहुत ज्यादा है, इनकी भयंकर एनर्जी है। और इनकी भयंकर एनर्जी के कारण कोई भी ग्रह उनके पास जाता है, उनके मतलब उनकी उनकी रेंज में आता है, तो उसका असर बिल्कुल स्वाभाविक है उस ग्रह पर पड़ता है। कोई अगर आ रहा है, जैसे जो पूर्व फाल्गुनी है, पूर्व फाल्गुनी में कोई आया तो स्वाभाविक है पूर्व फाल्गुनी के जो 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 गुण है, स्वभाव है, उसका असर कोई भी आया, हमारा गुरु आया, कोई आया, उस पर बिल्कुल ही पड़ेगा। क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। ये एनर्जी, ये नाभ की एनर्जी है ये पूरी। और इस एनर्जी से ही पूरे क्रम पर चीजें चलेंगी, ये पूरी क्रम से चीजें जाती जाएंगी। और फिर जैसे आपने को पता ही है कि अपना, अब हम जीवन को सात हिस्सों में बांटते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा कि यहाँ से जो नाइन्थ हाउस पिता का घर मानते हैं, भाग्य का भी घर मानते हैं। यहाँ पे मूला नक्षत्र, और मूला नक्षत्र होता है जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। तो जो नया काम हम लोग चालू करते हैं, जैसे गणेश जी का बताया मैंने, तो वो यहाँ से होता है। उसके पहले का हाउस, इसको हम हाउस ऑफ डेथ बोलते हैं, कि 12वां हाउस हमेशा हाउस ऑफ डेथ होता है, मतलब ये खत्म होगा फिर नया चालू होगा। तो पिता का घर ये होता ही है ना। तो ये चीजें हो गई। अब हमको पता है कि ये जो पूरी जो है ये ब्रह्मांड, ये पांच तत्वों से बना है: आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु। पर भगवत गीता में भगवान अध्याय 7 श्लोक 4 में बोलते हैं कि हमारा ये जो शरीर जो है, हमारी जो ऊर्जा है, उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसके साथ मन, बुद्धि और अहंकार भी है। और यहीं से ज्योतिष की शुरुआत होती है, क्योंकि यहां तक पांच तक हम चीजें रोक लेंगे तो फिर हमको जो साइकोलॉजी बोले, मनोविज्ञान बोले, वो सब चीजें नहीं आएंगी। मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब चीजें किसी भी व्यक्ति में होती हैं, और इसके कारण समस्याएं आती हैं, और इसके कारण ही कर्मों में बहुत चीजें होती हैं। तो ये श्लोक से ज्योतिष का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। कई लोग इसको देखते हैं, लेकिन एटलीस्ट मैंने देखा है कि इस श्लोक का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन चीजें जो हैं,
ये हमको देखने में मिलती हैं। अब जो हम जीवन को हम 12 हिस्सों में बांटते हैं, तो पहले से कोई एक लाइन खींची है आप। मैंने बोला था गणित को आपको अपनाना पड़ेगा। तो 0 से 180 डिग्री एक लाइन होती है। मतलब यहाँ से ऐसे 180 डिग्री पे करेंगे तो एक लाइन होती है, तो एक चीज समाप्त हो गई और आप दूसरी दूसरे तरफ आ गए। अब वही राहु केतु में हम बैलेंसिंग देखते हैं। फर्स्ट हाउस में हम अगर प्रारंभ हुए, तो यहाँ पे 6th हाउस में हमने फिर देखा कि ये बैलेंसिंग है। 7वां घर अपन मानते हैं कि अपना विवाह का घर है। अब हमारा नया जीवन चालू हुआ। नए घर में अभी यहाँ आ रहे हैं पिता के घर। पर 8th हाउस जो है वो कौन सा है? हाउस ऑफ डेथ है। ये ये खराब घर मानते हैं, है ना। तो आउट हाउस ऑफ डेथ मान भी करते हैं। और 10वें हाउस में हम आते हैं, ये कर्मों का घर है कि अब कर्म कर लिए, विवाह कर लिए, ये कर्मों का घर है। इसके बाद हमारा जब कर्म हो गए, उसके बाद हमको मिलता है अपना 11वां हाउस और 12वां हाउस। इन हाउसेस को और राशियों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ये क्या है और इनके जो चिन्ह दिए हैं। अगर किसी का किसी का चिन्ह चिन्ह बैल दिया है, तो बैल की जो आदत होती है, बैल के अगर आप सिम्टम्स देख लोगे तो वही सिम्टम्स उस व्यक्ति में मिलेंगे। और उसको हम चंद्रमा भी कहाँ है वो स्थित है वो चीजें भी देखेंगे। और जो हम आगे जो देखने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, ये मैंने बताया कि इन आधार पर सब चीजें बेसिक काम करेंगी। हम काल पुरुष की जो कुंडली होगी उसमें जो दो तीन चीजें देखेंगे कि कोई राशि चर में आ रही है, अचर में आ रही है। चर मतलब मूवेबल, अचर मतलब एक जगह पे या स्थिर में आ रही है, वो देखेंगे। और तत्व देखेंगे। ये जो मन बुद्धि अहंकार है, इसको चंद्रमा से देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ पर है ना। और हमारी कौन सी राशि कौन से भाव में आ रही है ब्रह्मांड में। वो बोल रहा है कि मतलब आपको अर्थ कमाना है और वहां पर हमारी मोक्ष की राशि आ गई, तो गड़बड़ाएंगी चीजें। तो गड़बड़ाएंगी तो हमको उसको कैसे ठीक करना है। या ग्रहों के जो स्वभाव होंगे, जैसे मंगल है, एकदम आग का गोला है। अब वो मंगल आग का गोला है और शनि बिल्कुल ठंडा ठंडी बर्फ समान है, क्योंकि शनि बहुत दूर है। इनमें दोस्ती कैसे हो सकती है? एक नेचुरल तरीके से आप सोचो तो दोस्ती कैसे हो सकती है? सूर्य आपका गोला है, शनि बिल्कुल दूर है, उनसे 180 डिग्री है। इनमें दोस्ती नहीं हो सकती। तो हम इन चीजों को नेचुरल तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद मतलब जब ये तत्व को जीवन के और धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि धर्म मतलब क्या होता है, भगवान ने हमको क्यों जन्म दिया है। धर्म मतलब पूजा नहीं हो, केवल पूजा तक सीमित करना शायद बहुत छोटा होगा। कि हमारा धर्म क्या है, हम अगर पृथ्वी पे आया है तो हम क्यों आए हैं यहाँ पे। हमारा धर्म में मतलब ड्यूटीज क्या है हमारी, हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं। और अगर भगवान ने वहां हमको पैसे के धर्म में भेजा है, तो क्यों हमारे धर्म में पैसा आ रहा है, तो उस तरीके से कैसे करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लगन और केपी। केपी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। केपी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि अभी तो हम सीधा सीधा ये पढ़ रहे हैं कि ये 30 डिग्री का एक घर होता है, ये 30 से 60 हो गया, 60 से 90 हो गया, 90 से 120 हो गया। पर केपी में एक भाव आती है, भाव संधि, कि आपका भाव संधि क्या है। और भाव संधि में बहुत महत्वपूर्ण चीजें आती हैं फिर, है ना। और उसमें हाँ, इसमें जब लगन में हम नवमांश निकालते हैं, वो अपन समझेंगे कि नवमांश निकालते कैसे हैं। जब हम नवमांश निकालना सीख लेंगे, तो हमको बाकी चीजें अपने आप ही स्पष्ट हो जाएंगी। और केपी जब आगे पढ़ेंगे तो लॉर्ड और सब लॉर्ड, सब लॉर्ड आया कैसे, वो हमको जब पता रहेगा, तो हम चीजों को बहुत अच्छा तरीके से करेंगे। एक बीएनएन है, बीएनएन भृगुनंदी नाड़ी संहिता। ये बीएन राव सर ने इसको निकाला था। इसको केवल उन्होंने जो ग्रह है उसके कारक, मतलब हर ग्रह को, जैसे मैंने बताया कि गुरु है वो जैविक है, जीव जैविक तत्व है। तो जैविक तत्व को उन्होंने लेकर बाकी 4 मुख्य ग्रह लिए उन्होंने, शनि, गुरु, राहु, केतु।
जो ये ज्यादा ज्यादा समय रहते हैं, इनको लेकर इनके मूवमेंट पे कैसे काम करते हैं और इनमें गोचर कैसे होता है, इसको इसको हम देखेंगे तो काफी आसानी से ऊपर ऊपर से चीजें आ जाती हैं। हालांकि उनकी किताब है, ये उनकी किताब है, उसमें इसमें उन्होंने 500 कुंडलियों को डिकोड किया है। मतलब डिकोड अपने को करना है, उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा है ये इस व्यक्ति के साथ, और उसको डिकोड करना है। तो वो 500 कुंडलियों को तो अपन डिकोड नहीं करेंगे, वो कभी आप लोग किताब अगर मंगवाएं तो आप लोग करना। तो ये सब चीजें आएंगी, पर इसमें गोचर बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक नवतारा सिस्टम होता है जिसमें नक्षत्र की गहराई में जाते हैं, और नवतारा काम करता है और बिल्कुल 100% करता है। तो वो हम पढ़ेंगे। फिर हम वास्तुशास्त्र होता क्या है, काम कैसे करता है। जब कोई चीज हमको पता चल जाती है कि वो काम कैसे करती है, तो हमारे लिए उपाय करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अभी मैंने बोला कि भाई कोई चीज बहुत गर्म है, अब वो कोई चीज बहुत ठंडी है, बिल्कुल स्वाभाविक है कि भाई वो वहां पे ठंडी चीज काम नहीं करेगी। तो जब हम दिशाओं को इसमें बांट लेंगे और चीजों को कर लेंगे, और उसमें मैं आपको लिस्ट भी दूंगी कि कौन सी चीज कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, 16 दिशाएं क्यों करते हैं, फिर 8 से 16 दिशाएं क्यों होती हैं, है ना। तो वो चीजों को हम देखेंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, जो हमारा समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान जो हमारे चीजें निकली थी, जिसमें विष भी निकला था, और शिव जी ने वो विष को धारण किया था। तो ये सब चीजें अपन स्थापित करेंगे वास्तुशास्त्र में। और आप देखेंगे, अगर उस घर, आपके किसी भी घर में इतना आप कर लोगे, अगर आप जो जो अपना समुद्र मंथन के जो जो चीजें निकली थी, उन चीजों को स्थापित कर लोगे, तो आप अपने घर में देखोगे अगर वहां पे कोई है, कोई चीज बन रही है विष वाले स्थान पे, तो अगर किचन हो गया तो किचन में आपको मतलब खाना बिल्कुल टेस्टलेस आएगा, कई बार खाना नहीं बनेगा। मतलब एक नेचुरल नेचुरल तरीके से आपको चीजें पता चल जाएंगी। अगर आप सो रहे हो वहां, आपको नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, बीमारियां होने लगेगी। और कई कई जगह ऐसी आएंगी, और वो क्यों आ रही हैं वो हम समझ लेंगे, तो हमको स्वाभाविक है वो वास्तुशास्त्र का आधा चैप्टर तो चालू हो जाएगा। उसके आधार पर वास्तुशास्त्र की आप लोग इवन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उसको ब्रह्म स्थान को भी समझ लेंगे हम। और जब ये सब चीजें हो जाएंगी, तो हम फिर तत्वों पर जाएंगे कि तत्व क्या क्या हुए। ये 3 तत्व जो जो कृष्ण जी ने बोले, जो गीता जी में बोले, उन्होंने भगवान ने बोले, तो वो साइकोलॉजिकल है, लेकिन बाकी तत्व जो हैं वो उपस्थित हैं। तो उनके अनुसार हम उपाय करेंगे। ये 3 तत्वों का साइकोलॉजिकल उपाय, और बाकी तत्वों के हम कैसे उपाय कर सकते हैं, और बिल्कुल नेचुरल तरीके के उपाय करेंगे। जैसे मैंने बोला, किसी का हॉस्पिटल एडमिट होना बिल्कुल दिख रहा है, उसका वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा, तो हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो हम एक ये सारे उपाय लाल किताब में जरूर है, मैं लाल किताब के उपाय नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे साधारण उपाय कि हम हॉस्पिटल जाकर पानी पी लेते हैं, तब क्या कर लेते हैं। और इसके बाद कुछ शक्तियां अपन लेंगे, क्योंकि हमको शक्ति की आवश्यकता लगेगी। जयंत जी जैसे बोल रहे थे कि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, वो सब करते हैं, क्योंकि एज ज्योतिष, आप ध्यान रखना, आपके पास कोई आएगा तो रोता हुआ ही आएगा। रोता हुआ आएगा मतलब वो प्रॉब्लम में होगा। रोता हुआ शब्द शायद बहुत खड़ा शब्द हो गया, पर वो किसी प्रॉब्लम में है, उसकी एनर्जी नेगेटिव है। हमको अपनी एनर्जी नेगेटिव नहीं करनी। तो हम ग्रहों से कैसे शक्ति लेंगे, वो शक्ति एक आध ध्यान जयंत जी भी बोल रहे थे वो करवाएंगे, और एक दो ध्यान में बताऊंगा कैसे करेंगे। अगर संभव हुआ तो अपन पूर्णिमा के दिन ही करेंगे, और कैसे करेंगे वो बता देंगे। और कोई बस आपको ओपन छत पे रहना है, वो चीजें अपन करते जाएंगे इन सब कोर्स में, है ना। और आगे कोर्स जो है वो आएंगे मेरे, स्वर विज्ञान का कोर्स आएगा। हाँ, स्वर विज्ञान का हम उपयोग करेंगे। स्वर विज्ञान अपने आप में पूरा एक विज्ञान है, एक संहिता है, शिव संहिता अगर किसी ने पढ़ी हो, तो पूरी एक संहिता है उस पर। और उस पर अगर काम करो तो वो अच्छे रिजल्ट देती है। हम सांस से कैसे चीजों को ठीक करते हैं, कई चीजें हमारी सांस से ही ठीक हो जाती है। आप करना कि अपनी सांस कितनी चल रही है, एक एक मिनट में कितनी चल रही है,
आप सांस को धीमा कर लो तो कई बीमारियों को आपको ही लगेगा कि आपकी बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो गई। 1 महीने बाद आप टेस्ट कराना कि आपकी बीमारियां ठीक हो गई। कोई जादू नहीं होगा। बस सांसों को भगवान ने आपको अगर 10 लाख सांस दी है तो आपको 10 लाख सांस लेना है। आप 20 साल में ले लेते हो या 60 साल में लेते हो, ये आपके ऊपर है। अब मैंने इतनी चीजें बता दी और कल से हम नक्षत्रों पे जाएंगे और बारीकियों पे जाते जाएंगे इन चीजों की। तो अब मैं शांत हो रहा हूँ, किसी का कोई प्रश्न हो, प्रश्न आगे का मत पूछना आप। किसी ने क्या बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जो सोचता हूँ वो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने जो बोला उसके बारे में कोई प्रश्न हो, कोई चीज, किसी चीज का कंफ्यूजन हो, उसके बारे में प्रश्न आप पूछ सकते हो। जयंत जी। सर अभी तो कोई प्रश्न नहीं है। अनुजा। सर नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी अनीता जी। बेसिक ही है, तो जी। नहीं कुछ। बेसिक ही चल रहा है ना, मतलब ये पूरा तो अभी ये। अभी तो बेसिक है, बेसिक कैसे हाँ, ऊर्जाएं तो काम इसमें करती कोई हैं। नहीं, इसमें हम्म। कुछ नहीं। हम्म। नहीं, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि ऐसी ऊर्जाएं काम करती हैं इसमें। नहीं सर, समझ में आ गया, मतलब डिग्री वाइज जैसे सन कैसे रिवॉल्व करता है, ये सब चीजें आ गई। सर ये चलिए। आपने कहा था कि इसके अंग है ज्योतिष के ही सद्गुणी होना, शास्त्रीय ज्ञान होना, गणित भूगोल। चलिए तो ठीक है, पर सद्गुणी की व्याख्या हम किस तरह से करते हैं? समाज जिसको सद्गुणी बोले उसको सद्गुणी बोलेंगे। पर सर समाज में तो हर चीज अलग ही है ना सर, थोड़े थोड़े दूरी में जाकर अलग हो जाती है। हम्म। थोड़े डिस्टेंस में जाके मान्यताएं खान पान सब अलग हो जाता है। नहीं नहीं, सद्गुणी की, सद्गुणी को कभी आप खान पान से मत देखो, है ना। क्योंकि नेपाल हिंदू राष्ट्र था और नेपाल में वेज खाना मुश्किल था। हम्म। तो हम किस लेकिन तरह से तामसिक मानेंगे सद्गुणी तामसिक को? भोजन, तामसिक भोजन जो होता है वो, तामसिक भोजन से आपके दिमाग पर तामसिक विचार आते हैं। तो वो उस तरीके से सद्गुणी होना। समाज जिसको सद्गुण बोल रहा है, समाज जिसको स्वीकार कर रहा है, वो स्वीकार्यता है। सर ऐसे भी बोल सकता है ना, सद्गुणी मतलब जो दूसरों को अच्छे गुण लगे, एक मतलब हमारे क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी के और आरा के बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं। तो बहुत सारे हम्म। ऐसे इम्पैक्ट होते हैं कि जो सोसाइटी को हेल्पफुल होते हैं, तो ऐसे पीपल्स को हम जैसे बोल नहीं सकते हैं मैम, ना। ये नहीं हो सकता सद्गुण। ओके। देखिए, समाज जिसको स्वीकार करता है उसको सद्गुणी होना ही बोलेंगे कि भाई समाज हमको स्वीकार कर रहा है। हम किसी के आगे आंख नहीं झुका रहे, हम किसी के आगे नजर नहीं झुका रहे। हम जिसको समाज को स्वीकार कर रहे हैं वो चीजें कर रहे हैं, सद्गुणी है। अब उसको अलग से अपन बहुत लंबा लंबी डेफिनेशन देते जाएंगे तो शायद व्यवहारिक दुनिया में नहीं रहेंगे फिर। हाँ सर, आप ठीक कह रहे हैं। जैसा समाज है उसी हिसाब से हम रहते हैं तो वो सद्गुण हो गया। अनीता जी, कोई क्वेश्चन? अनीता जी, सुन रहे कि नहीं? हाँ, एक मिनट। नहीं सर, कुछ क्वेश्चन नहीं है। आ, अभी तो आप सुन रहे हो ना? तो मुझे हाँ जैसे हाँ, डाउट आ रही लगा, मैं आवाज। पूछती हूँ। जी। हाँ। सेकेंडली, एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास अपनी बिल्कुल समय पे चालू हो जाएगी, है ना। तो कोशिश करें कि समय पे चालू हो। क्योंकि एक शनि ग्रह जो है, कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारण हो जाए तो बात अलग है। अन्यथा क्लास अपन बिल्कुल, अगर अपन ने बोला है 7:30 बजे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट में जुड़ने करने में लग जाते हैं, 5 मिनट मान लें मैक्सिमम। अपन क्लास टाइम पे चालू करेंगे और टाइम पे ही खत्म करेंगे। खत्म करने सर का कोई ये टाइम नहीं है, कोई डिस्कशन जैसे होने लगा तो खत्म करने में हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन चालू होने का समय रहेगा। और ध्यान रखिए, आपका शनि अगर ठीक करना है तो आप समय का पालन करने लगिए, शनि अपने आप धीरे 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 इंप्रूव होने लगता है। वीकली किस तरह से हमारा शेड्यूल बनेगा सर? वीकली हम 2 क्लास करेंगे। आपको फिर कुछ कुछ चीजें आपको ग्रुप में, इंस्टा ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी।
सेकेंडली आपको कुछ कुछ चीजें ग्रुप पे मिलेंगी, और हमारे ऑफिस से परसुअल होता रहेगा। परसुअल कैसा कि आप इसको याद करो, आप इसको रटो, क्योंकि हम अगर एक एक चीज पे जाएंगे तो हमको 1 साल लग जाएगा। पर मैं 1 साल नहीं, मैं 2-3 2 ढाई महीने में, अगर हम भाई पढ़ना उतना ही है, दिमाग पर लॉजिकल तरीके से दिमाग लगाएंगे, तो हम 2-2 ढाई महीने में 10-12 क्लास में हम इस पे आ जाएं कि हम कुंडली का जो प्रिडिक्शन है वो क्लास में ही करें। ठीक है सर, 2 क्लासेस इज ओके हफ्ते में ना? हफ्ते में वैसे 2 दिन रहेगी, हम्म, ट्यूसडे और फ्राइडे। फ्राइडे। हम्म। वो जितना अभी पढ़ रहे हैं उसी को याद करने में ही काफी टाइम लग जाएगा। आज जो भी लेसन नहीं, हुए आज हैं। आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बताया, मैं हाँ, वही नॉर्मल जनरल चीज। चीजें हैं, हाँ जनरली चीजें हैं। लेकिन हमको जो दिमाग में कैलकुलेशन बिठानी है घर की, वो सब चीजें हर एक के हिसाब से देखना, वो एक अलग मतलब अलग तरह का चैप्टर है वो।